नमस्कार और स्वागत है आपका ओम कक्षा पुंडरी के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो मैट्रिक का एग्ज़ाम होना है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी का कि उसका पेपर स्टाइल कैसा आता है। अभी कोविड-19 के कारण जो है वो इस साल हालांकि पढ़ाई स्तर पर नहीं हो पाई, लेकिन एग्ज़ाम अपने निश्चित समय पे ही होंगे और मोस्ट प्रोबेबली ऑफलाइन ही होने हैं। और उसके बाद परिणाम भी आने हैं, मार्क्स भी आने हैं। तो होगा क्या कि साल 2 साल बाद जो ये कोविड का दौर है वो निकल जाएगा और दुनिया फिर अपना उसी गति से चल पड़ेगी। और ये जो 10वीं और 12वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, इनमें जो मार्क्स आप लोग प्राप्त करेंगे वो मार्क्स फिर आगे लंबे समय तक जो है वो आपके भविष्य निर्धारण में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहीं एडमिशन के बारे में है, कई बार नौकरियों के लिए भी जो है वो जब सॉर्ट आउट किया जाता है तो उसमें मेरिट वाइज जो है वो इतने परसेंट से नीचे, इतने परसेंट से ऊपर, इस तरह की जो है वो कई बार सरकार जो है वो तय कर लेती है पैमाना। तो उसमें यानी कि जो आप लोग 10वीं के और 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम्स में मार्क्स लेंगे, ये पूरी उम्र आपके साथ रहती हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि कैसी भी परिस्थितियां हों, आज इन परिस्थितियों में लगता है कि उपलब्धियां या मार्क्स थोड़ा कम भी रहे तो हम कह सकते हैं कि कोविड के परिप्रेक्ष्य में हमने फिर भी बहुत बढ़िया जो है प्रदर्शन किया है। लेकिन जब साल 2 साल बाद, 4 साल बाद दुनिया जो है इस कोविड को भूल के आगे बढ़ जाएगी तो फिर उस स्थिति में वो जो मार्क्स हैं वो आपको कहीं ना कहीं तंग भी कर सकते हैं, आपका थोड़ा बहुत वो जो है वो आगे जो भविष्य है उसको प्रभावित कर सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि जैसी भी स्थितियां हैं तो उनमें भी हमें बेहतर से बेहतर जो है प्रदर्शन जो है वो हर अवस्था में करके लेके आना है, ताकि भविष्य में इस कोविड का हमारी पढ़ाई पे जो प्रभाव है उसको न्यूनतम किया जा सके। यानी कि जो भविष्य में नुकसान हो सकता है बच्चों को, खासकर बोर्ड की क्लासेस को, उसको आपको कम से कम करना है। और उसमें हमारे जो प्रयास हैं वो लगातार जो है वो चलते रहने चाहिए। यानी हमारे अंदर जितनी क्षमता जो है वो और काबिलियत परमात्मा ने दी है उसका पूरा उपयोग करें। जो संसाधन आपके पास हैं उनका पूरा इस्तेमाल करें, चाहे वो ऑनलाइन टीचिंग का है या कहीं ऑफलाइन की सुविधा है आसपास। तो जितना भी जहाँ से भी जिस तरह की भी आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में जो भी चीज़ें हेल्पफुल हैं वो आप लें। तो आज इसी कड़ी में हम थोड़ा आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जो 10वीं का मैथमेटिक्स का बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है, जो पेपर आता है, वो किस तरह से आता है और उसमें आप लोग बेहतर मार्क्स जो है वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कि आपको किन चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और किस तरह से अपनी तैयारी को जो है वो एक स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। ताकि जब एक होता क्या है कि मान लिया कि हमारे गणित के चैप्टर जो है वो 15 हैं और अभी हमें शायद ये कन्फ्यूज़न दिमाग में रहता है, एक स्ट्रेस या एक भय रहता है कि हमारी तैयारी नहीं हो पाई है किसी भी चैप्टर पे, इतना आश्वस्त या इतना कॉन्फिडेंट हम नहीं हैं। लेकिन जब क्या करें कि जो चैप्टर आपको थोड़ा आश्वस्त है आपकी मुझे आता है उससे शुरू करके धीरे धीरे बढ़ें, तो 5-7 चैप्टर हम पाएंगे कि ये तो हमने बहुत अच्छी तरह कर लिए। तो फिर जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनको भी करने में हमें आसानी भी रहेगी, क्योंकि जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल वो काफ़ी बढ़ चुका होगा कि मेरी तैयारी अच्छी है। तो जो भी चैप्टर आगे से आगे करते जाएंगे, और अभी समय बहुत है तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने जो पेपर स्टाइल है, जो पेपर आपको मिलने वाला है, उस पर चर्चा करते हैं। तो कुल मिला के जो बोर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस है, थोड़ा सा तो ये हालांकि बच्चों के लिए कोई आप लोगों को इतना ज़्यादा वो नहीं है कि जो नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं वो पूरे पेपर में वो 45% यानी 45% जो प्रश्न आएंगे, जो सवाल आएंगे, वो नॉलेज से रिलेटेड होंगे। कि एक तरह से आप जिसको क्रैमिंग कह सकते हैं कि हमने फार्मूले याद किए, हमने इसी तरह और दूसरी चीज़ें जो है वो रटी, एक तरह से याद की, वो जो नॉलेज है हमारी उससे रिलेटेड होंगे। और फिर उसको हमने कोई भी चीज़ फार्मूला को याद किया तो उसको कितना हम समझ पाए, उस समझ से जरूर जो अंडरस्टैंडिंग के जो है वो 30% क्वेश्चन जो है वो उसके फिर अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड होते हैं। और एप्लीकेशन यानी कि फिर जो भी जो आपने किया दैनिक जीवन में या विभिन्न जो डिफरेंट फील्ड्स हैं उनमें उनकी क्या एप्लीकेशन है, क्या लाभ है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम, क्या फ़ायदा है उनका पढ़ने का, उससे रिलेटेड भी 15% क्वेश्चन होते हैं। वैसे ये तो आपको बताया, अदरवाइज यूँ समझे कि आपका जो एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स है मोस्टली क्वेश्चन जो है उसके आपके उसी में से जो है वो सेट होने हैं और उसी में इस तीनों ही तरह के क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं, तो आप लोग वो तैयार कर लेंगे तो अनफ रहेगा। तो सबसे पहले जो मैथमेटिक्स का पेपर है, कुल उसमें 32 सवाल या 32 प्रश्न जो आपको मिलेंगे, उसमें 5 अंक के जो प्रश्न होंगे जिनको हम बड़े सवाल बोलते हैं वो 5 ही होंगे। और इस तरह से 25 अंक के ये बड़े सवाल जो आपके पास आने हैं उनसे वो आएंगे।
4 नंबर के जो है वो 4 अंक के 6 सवाल आने हैं, तो 24 के ये आएंगे। और जो 3 अंक के हैं ये 5 प्रश्न आने हैं, तो कुल मिला के 15 अंक के हो गए। और एक अंक के जो है वो 16 प्रश्न जो आते हैं, तो वो 16 अंक के जो इस तरह होके कुल मिला के 80 अंक का जो है वो पेपर आएगा। और आपका जो टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा 3 घंटे यानी 180 मिनट। तो ये कुल मिला के एक डिस्क्रिप्शन हुआ, इस तरह का पेपर आएगा। अब वो पेपर में कौन से सवाल किस चैप्टर से आएंगे उसकी डिटेल आपको फिर यहाँ दी है। ये आपको एग्जाम के लिए तैयार करने में कहीं ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो हमने इधर लिखा है कि जो पाठ संख्या है आपकी 1 से लेकर 15 तक पाठ लिखे हुए हैं। इस पाठ से कितने अंक का जो है वो अभी तक जो पैटर्न है, और लगभग यही पैटर्न चलता है, बोर्ड का जो डिवीजन है यही है। बाई चांस कोई पेपर सेक्टर से थोड़ा बहुत 1-2 नंबर इधर उधर हो जाए वो अलग बात है, अदरवाइज ये निश्चित है कि जो अंक हैं, कितने नंबर का जो पेपर है या कितने अंक के सवाल उस चैप्टर से आने हैं, वो ये रेड पेन से आपके सामने लिखे हुए हैं। और फिर जो उतने नंबर के जो प्रश्न आने हैं उसमें 1 अंक के कितने आने हैं, 3 अंक के कितने आने हैं, 4 अंक के कितने और 5 अंक के कितने आने हैं, ये सारा आपके सामने लिखा हुआ है। तो जैसे शुरू करते हैं थोड़ा सा हम इसका, कि जो पहला चैप्टर है वो 4 नंबर के ही प्रश्न अभी तक आते रहे हैं। उम्मीद है कि इस बार भी वही 4 नंबर का प्रश्न आएंगे। और इसमें से थोड़ा सा सिलेबस कम भी कर दिया है बोर्ड ने, फिलहाल तक जो कम हुआ है, जो पहली एक्सरसाइज है वो छोड़ दी गई है, तो कम हो चुका है। और ये जो 4 अंक आने हैं, 4 नंबर के जो प्रश्न आने हैं, एक 1 अंक का और एक 3 अंक का, तो 3 और 1 4 अंक, यानी इसमें से 4 अंक और 5 अंक का कोई प्रश्न नहीं आना है। तो आप इसी हिसाब से उसकी तैयारी करें। जो ज़्यादा बड़े क्वेश्चन हैं वो शायद इसमें से नहीं आएंगे, और क्वेश्चन जिसमें गिने चुने हैं बहुत ज़्यादा नहीं है। और जब पहली एक्सरसाइज आपकी डिलीट हो गई है, तो दूसरी और तीसरी उसमें 2-3 ही तरह के क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो बड़ा आसानी से लगभग सभी बच्चे ये जो 4 नंबर हैं ये ले सकते हैं थोड़े से प्रयास के बाद। यदि 2-3 दिन 4 दिन भी दें इस चैप्टर को और समझें, हमारे आसपास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनकी सहायता से भी कोशिश करें तो कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा, तीसरा और चौथा ये अलजेब्रे के पाठ हैं तीनों। दूसरा जो हमारा रैखिक युग्म वाला है, रैखिक समीकरण युग्म का, और इसी तरह से जो है वो तीसरा, और चौथा द्विघात समीकरण का। और ये आपका हो गया जी दूसरा, तीसरा और चौथा तीनों ही अलजेब्रे के पाठ हैं आपके, द्विघात समीकरण के, रैखिक समीकरण के। और आपका इसमें आ जाएगा जी किसी द्विघात समीकरण के हल ज्ञात करना, रैखिक समीकरण बनाना, उसके कितने हल होंगे किस तरह से। तो उसमें कुल मिला के ये काफ़ी है, 18 नंबर का है इसमें। 18 चौके 72, तो आप समझ सकते हैं लगभग ये 20% के से भी ज़्यादा है। तो 18 नंबर के प्रश्न इस तीनों में से आने हैं, जिसमें से 2 जो है वो 1-1 नंबर के होंगे, एक 3 नंबर का, 2 4 नंबर के और एक 5 नंबर का। यानी कि हर तरह का प्रश्न इन तीनों चैप्टर से आएगा। और इसमें फिर ये फिक्स नहीं है, जैसे 5 नंबर का प्रश्न है, हो सकता है आपका वो तीसरे चैप्टर से आ जाए, हो सकता है वो चौथे से आ जाए, मोस्ट प्रोबेबली तो चौथे से आता है, लेकिन तीसरे में भी बड़े बड़े प्रश्न हैं तो उसमें भी आ सकता है, दूसरे से उम्मीद थोड़ा कम है आने की। तो ये तीनों चैप्टर कुल मिला के 18 नंबर के, और ये इनमें से इतने प्रश्न आने हैं। जो 5वां चैप्टर है एपी का आपके पास, तो एपी को बच्चे कर लेते हैं, हालांकि उसके जो मार्क्स है वो 6 नंबर का ही प्रश्न उसमें से आने हैं। और ये जो 6 नंबर है उसमें से 2 प्रश्न तो आएंगे 1-1 अंक के, और एक प्रश्न आएगा आपका 4 अंक का, तो कुल मिला के 6 अंक। तो इसमें इस बच्चे का इस पे होल्ड है तो वो ये कर सकता है। उसके बाद जो रेखा गणित है, जिसको हम रेखा गणित बोलते हैं, 6ठा 10वां और 11वां, ये 3 चैप्टर हैं। 6ठा और 10वां ये आपके एक तरह से थ्योरमों से रिलेटेड कह सकते हैं आप, ये त्रिभुज का है, ये वृत्त का है, और 11वां जो है रचनाओं का है। तो ये तीनों जो पाठ हैं वो 16 नंबर के प्रश्न अभी तक इसमें आते रहे हैं, इस बार भी यही उम्मीद है। 4 तो आएंगे इसमें 1-1 नंबर के छोटे प्रश्न, तो इसलिए इसमें हमें जो बेसिक कंसेप्ट है वो याद होना चाहिए, जो भी रिजल्ट्स हैं वो याद होंगे, रिजल्ट से रिलेटेड उस पर छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न 3 नंबर का, एक 4 नंबर का और एक 5 नंबर का आएगा। तो 5 नंबर में जो है इसमें अभी तक हमेशा ही जो 11वां चैप्टर है उसकी रचना आती रही है, तो वो रचना ही इस बार भी आएगी ऐसी उम्मीद की जाती है। तो ये सभी बच्चे इसको कर सकते हैं। जो 7वां चैप्टर है आपका
निर्देशांक ज्यामिति वाला, वो 6 नंबर का है। जैसे AP 6 नंबर का, ये भी 6 नंबर का है, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी वही है। उसमें भी 2 छोटे आते हैं, इसमें भी 2 छोटे आएंगे, और एक बड़ा 4 नंबर का आ जाएगा। 4 और 2 6 हो जाएगा। ये भी चैप्टर ज्यादातर बच्चे कर सकते हैं थोड़ी सी कोशिश से। 8वां और 9वां जो त्रिकोणमिति से जुड़े हुए हैं दोनों ही, 9वां हाइट एंड डिस्टेंस का है, और 8वां जो है वो आपका त्रिकोणमिति है, जो अनुपात उनसे रिलेटेड है। ये दोनों चैप्टर 10 नंबर के हैं। 10 में से 2 आएंगे 1 नंबर के, एक आएगा 3 नंबर का, और एक आएगा इसमें से 5 नंबर का प्रश्न। तो इस पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। तो कुल मिला के इस तरह से 10 नंबर का ये चैप्टर है, 8वां और 9वां। जो 12वां और 13वां चैप्टर आपके एरिए और वॉल्यूम यानी कि क्षेत्रफल और अनुपात से जुड़े हुए हैं, 12वां और 13वां। ये भी दोनों चैप्टर 10 नंबर के हैं, और 10 नंबर का डिवीजन वही है जो ऊपर वाले 10 का है, कि 2 आएंगे 1 नंबर के, एक आता है 3 नंबर का, और एक आता है इनमें से 5 नंबर का। और जो 14वां और 15वां है, यानी आपका सांख्यिकी वाला और प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता वाला दोनों चैप्टर, वो भी कितने 10 नंबर के ही हैं। उनमें जो डिवीजन है, जो बांटा हुआ है, कि एक तो आएगा 1 नंबर का सवाल इसमें, और वो ज्यादातर प्रायिकता का ही होता है। 3 अंक का कोई प्रश्न नहीं आता इसमें से, एक 4 अंक का और एक 5 का। तो 5 और 4 9 और एक 10। तो इस तरह से 10 नंबर जो इसके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और कुल मिला के इस तरह से 80 अंक हो जाते हैं हमारे। तो 16 प्रश्न ये 1 नंबर के हो जाते हैं, 5 प्रश्न ये 3 अंक के, 6 प्रश्न ये 4 के, और 5 प्रश्न ये 5 अंक के जो है वो हो जाएंगे, और आपका कुल मिला के 80 नंबर का ये पेपर आएगा। अब बात थोड़ी सी हम करते हैं कि किस बच्चे को क्या ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यानी कि कुछ बच्चे क्लास में कह लें या हर स्कूल में ऐसे भी होते हैं कि जिनको मैथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ लगता है, मुश्किल लगता है, डिफिकल्टी उनको फील होती है। पीछे से इतनी अच्छी तैयारी गणित की यानी शुरू से थोड़ा सा पीछे कम रह जाती हैं। तो वो कैसे जो है वो अपने पास मार्क्स का कम से कम जुगाड़ कर पाए, उसके बाद सोचेंगे। तो बहुत आसान है इसमें पास मार्क्स। जैसे ये 11वां चैप्टर आपका रचना, तो ये जो एक सवाल आता है इसमें रचना यानी वो बनानी है 11वें चैप्टर में। अब इसमें पहले 2 एक्सरसाइज थी, 11.1 और 11.2। तो 11.1 तो इस बार जो है वो छोड़ी दी गई है। उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन आ सकता है कि एक रेखाखंड को 5:7 में बांटो, 3 वो बड़ा आसान उस जो है रचना है वो भी। इसके अलावा केवल वृत्त की जो सेकंड प्रश्नावली है 11.2, उसमें जो है वो 6-7 ही प्रश्न है, 6-7 ही सवाल हैं या रचनाएं हैं, वो करनी आपको। स्पर्श रेखाएं खींचनी है, वृत्त खींचने हैं। तो बच्चे जो है वो, और इसके लिए हमें कोई फार्मूले की जरूरत नहीं होती रचनाओं के लिए। तो कोई हमें कोई जोड़ घटा गुणा भाग या कोई बीजगणित की फार्मूले लगते हो कुछ भी, तो हर बच्चा ये सीख सकता है। क्योंकि इसमें आपको एक तरह से हाथ ही चलाना है, प्रकार चलानी है, पैमाइश करके जो है वो स्केल से आपको 4 सेंटीमीटर, मतलब कि ये तो हर बच्चा कर सकता है। तो जैसे ही आप ये कर लेंगे रचना, और हैं भी ये सारी ही जैसे बताइए ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 बनेंगी, 9 बन जाएंगी टोटल ही। वो 9 रचनाएं बनाना सीखना और फिर उनको एग्जाम में करके आना। तो और तो ये आपका 5 नंबर, तो यानी इसमें से ये बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। 5 नंबर का प्रश्न ये हो जाता है। और एक ये जो 14वें 15वें में है, इसमें माध्य माध्यक और बहुलक, ये आप यदि कर लेते हैं, इसी का सवाल आता है माध्य माध्यक बहुलक। तो ये 5 नंबर का ये सवाल बड़े आसान है। कोई भी बच्चा, बिल्कुल एवरेज बच्चा जिसको थोड़ा सा जोड़ा घटा गुणा भाग का थोड़ा सा बेसिक ज्ञान है, वो अभ्यास करके, अभ्यास जरूरी होता है गणित में, अभ्यास करके इस सवाल को भी कर सकता है। यानी जब आप अपना प्रायोरिटी तय करेंगे कि मुझे अभी पहले पास मार्क्स का क्या करना है, तो वो रचनाओं का अभ्यास करे। वो ये माध्य माध्यक और बहुलक का जो सवाल है आपका 14वें और 15वें में, इसकी तैयारी करे। 7-7 8-8 सवाल हैं, 3 एक्सरसाइजेज हैं, चौथी एक्सरसाइज इसमें भी छोड़ दी गई है, डिलीट हो गई है। तो बड़े इजीली आप कर सकते हैं। और एक और फायदा है कि इसमें जनरली अथवा भी आता है, यानी कि 2 सवाल आएंगे, उनमें बीच में और होगा कि आप ये करें या ये करें। तो एक सवाल इसमें बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। तो इसका ध्यान रखेंगे। तो 14वें 15वें यानी आप कर सकते हैं। 12वां 13वां तो वही बच्चे काफ़ी प्रैक्टिस की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। वैसे जिन बच्चों का अंक गणित अच्छा है वो 12वें 13वें को अच्छी तरह करते हैं, एरिया यानी कि क्षेत्रफल और आयतन के सवालों को, लेकिन इसमें प्रैक्टिस की अच्छी ज़रूरत है। हाँ, 8वें 9वें में जो ये सवाल है आपका, ये हाइट एंड डिस्टेंस का, ये कर सकते हैं। ये भी ज़्यादातर बच्चे हाइट एंड डिस्टेंस
क्योंकि इसमें भी क्या है कि इसमें भी हमें बहुत ज़्यादा बीजगणित के फार्मूले नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा जोड़ घटा गुणा भाग भी नहीं चाहिए। नॉर्मल से सवाल हैं, आपको एक फिगर बनानी है एक प्रॉब्लम के अनुसार। 9वें की यदि आप कर लेते हैं, 9वां चैप्टर तैयार, 8वां ज़्यादा नहीं हो पाता किसी से, तो 9वां कर सकता है। उसमें गिने चुने जो है वो 15-16 सवाल हैं, एक दो एग्जाम्पल आप शामिल कर लें, मैक्सिमम 20 हो जाएंगे। तो उनकी एक तो चित्र क्या बनेगा, और उसमें फिर हमें लिखना ही है कि ये साइड बटे में ये साइड साइन थीटा कोस। तो ये भी हर बच्चा जो है कर सकता है, क्योंकि इसके लिए पीछे का कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नया कंसेप्ट है। और जोड़ घटा गुणा भाग कम होने के कारण हल भी आप कर सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करें, चित्र बनाएं, देखें, समझें, वीडियो वगैरह देखें। और अभी टाइम है लगभग 2-3 महीने, तो शायद 5-10 दिन या जितना भी समय लगे क्लासेज में, यदि आपको मौका मिले जाने का तो वहाँ कोशिश करें। तो 5 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया। और जो बच्चा ये तीनों क्वेश्चन जो है कर लेता है अपने सेल्फ ट्रायल से, खुद से, तो यूँ समझिए कि वो मैथमेटिक्स में तो मैट्रिक में पास तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो इन पे ध्यान दें, इस तरह से अपनी तैयारी करें। इसके अलावा फिर आप धीरे धीरे जब ये करेंगे, तो जैसे प्रायिकता है, प्रायिकता में गिने चुने सवाल हैं, बड़े आसान हैं, 3 ही लाइनें बनती हैं। आप लोगों को बताया हुआ है कि कुल परिणाम कितने हैं, घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं, प्रायिकता क्या होगी। तो यानी कि ये जो सवाल हैं आपके प्रायिकता वाले में, ये चाहे ऑब्जेक्टिव है, चाहे ये 4 अंक का है, ये भी प्रायिकता का सवाल आप कर सकते हैं। तो यहीं से इतने ही में ही पास हो जाएगा बच्चा। यानी कि 14वां 15वां जो कर लेता है, दोनों बड़े आसान हैं। इसी प्रकार मान लिया 9वां कर लेता है और एक ये रचना बनाना सीख लेता है, तो मैथमेटिक्स में वो पास हो जाएगा। ये तो केवल पास मार्क्स की बात है। लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं वो भी इसी तरह प्रेफरेंस वाइज तैयार करेंगे। जैसे आपने 14वां 15वां तैयार कर लिया, क्योंकि ये इजी हैं, आसान हैं, अच्छे बच्चे तो इनको 1-2 दिन में ही तैयार कर लेते हैं। आपने जो उसके बाद रचनाएं तैयार कर ली, उसके बाद 7वां ये जो निर्देशांक ज्यामिति का है, इसमें 2 ही एक्सरसाइज बची हैं, एक एक्सरसाइज छोड़ दी गई है। तो गिने चुने सवाल हैं, बच्चे इसको बड़ी आसानी से करते हैं, इसको तैयार कर लेंगे। 8वां और 9वां जैसे पहले हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो इस तरह से करते करते फिर मान लिया आपने 5वां एपी का सवाल कर लिए, करते करते फिर आपने इनमें से जो आसान लग गया, पहला तो कर ही लेते हैं, ज़्यादातर बच्चे करते हैं पहले को, तो ये भी हो जाता है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, और इनमें जो दिक्कत आती है थोड़ा बहुत बच्चों को, जो अच्छे बच्चे हैं जिनको अच्छे मार्क्स लेने हैं, 6ठा और 10वां चैप्टर, इनको तैयार करने में थोड़ा सा समय लगेगा। बाकी जो चैप्टर हैं वो तैयार कर लेते हैं इसमें, 6ठा 10वां और या थोड़ा बहुत जो है वो तीसरे में, जो है वो तीसरे और चौथे में। अब इनमें भी क्योंकि काफ़ी जो प्रॉब्लम है, खासकर जो एप्लीकेशन है कि राम की आयु उसकी आयु से इतनी है, उसकी आयु इतने गुना है, क्योंकि वो जो है छोड़ दिए गए हैं, सिलेबस से डिलीट कर दिए गए हैं। तो सीधा रेडीमेड यानी कि खुद बनाई हुई द्विघात समीकरण या रैखिक समीकरण युग्म मिलेगा, तो आप बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रायोरिटी से चलें। 10वें, 6ठे और 10वीं में आपको दिक्कत है, इसको लास्ट में रखें, क्योंकि जब आपको पास ये सारा जो है तैयार हो जाएंगे चैप्टर वाइज, इस तरह से चलते हैं कि ये हो गया जी मेरा, उसके बाद ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया जी, पहला हो गया। तो 12वां और 13वां अच्छे बच्चे कर लेते हैं इसको, गुणा भाग थोड़ी ज़्यादा इसमें, अदरवाइज तो ये पीछे से करते आते हैं हम, तो कर लेते हैं। तो इस तरह से जब लास्ट में 6ठा और 10वां बचेगा, तो वो भी आप कर सकते हैं, उनके वीडियोज़ वगैरह देख के भी कर सकते हैं। और वैसे भी जहाँ भी ऑफलाइन भी यदि कोई हेल्प किसी तरह की आपको मिल सकती है, अध्यापकों से या अपने आस पड़ोस से, कोई सीनियर बच्चों से, अपने भाइयों से या पड़ोस में, तो उससे हेल्प लेके ये कर सकते हैं। यानी कि बच्चे आप घर रह के भी 80/80 यानी 80 में से 80 अंक जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बस ध्यान रखेंगे कि क्योंकि कोविड परिप्रेक्ष्य में क्या होगा कि उम्मीद ऐसी है कि जो क्वेश्चन पेपर का जो सेटिंग होगी वो भी उम्मीद ऐसा ही है कि जो क्वेश्चन आएंगे वो इजी ही आने चाहिए। बहुत ज़्यादा टफ या मिसलेनियस वगैरह में कोई क्वेश्चन हैं, उनकी उम्मीद थोड़ा सा कम बनती है। तो मेन एक्सरसाइज तैयार करके तो कोई भी बच्चा जो है बड़े अच्छे अंक ले सकता है। मुख्य बात तो ये है कि चाहे आप कोई भी परीक्षा हो किसी भी तरह की ज़िंदगी में, केवल शैक्षणिक परीक्षा की बात नहीं, कोई भी कंपटीशन हो, तो उसके लिए क्या है कि एक ये आप कहावत कह लें, या एक ये कि आशावादी हर विपदा में अवसर देखता है, जबकि निराशावादी हर अवसर में विपदा देखता है। तो क्या हुआ कि जो आशावादी व्यक्ति है, तो आप बच्चों पे लागू करें कि यदि आशावादी बच्चा है, वो चाहता है कि मैं आगे कुछ बेहतर करूं, परिवार वालों के लिए, अपने लिए,
अपने समाज और देश के लिए। तो हर विपदा, तो ये जो कोविड-19 की विपदा है जिसमें इस बार जो है पढ़ाई का जो हमारा सिस्टम है ऑफलाइन का स्कूलिंग का, वो बहुत प्रभावित हुआ है। तो उसमें भी अवसर देखता है। अवसर का तो कैसे अवसर हो सकता है कि भाई इस बार भी यदि मैं 80/80 लेके आता हूँ तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि जिस तरह से स्कूलों में स्कूलिंग चल रही है उसको देखते हुए भी कोई बच्चा 80/80 लेके आता है तो इसका मतलब बाकी बच्चों की तुलना में वो बहुत बेहतर कर पाएगा। तो उसके लिए एक अवसर हुआ ये कि वो अवसर देखा उसने, और उस अवसर में भी वो इस विपदा में भी जो है वो अपने आप को जो है वो बिल्कुल उस स्तर तक ले आया जिस स्तर तक तो जो है वो सामान्य स्कूलिंग में जाता है। लेकिन जो बच्चे हैं कि जिनको बहाना है कि नहीं कोविड है स्कूल नहीं जा पाए, मैं तो फलाना चैप्टर नहीं किसी ने किया, व्हाट्सएप भी नहीं था, कनेक्टिविटी नहीं थी, या माता पिता ने रिचार्ज नहीं करवाया, तो ये सारी बातें क्या है कि वो निराशावाद की बात है। और हाउ अवसर, तो जो भी अवसर है उसमें भी क्या देखेंगे, विपदा। तो उन्हें हर अवसर में विपदा लगेगी, तो ये आपके अवसर ही हैं कि आपको ये बताया जा रहा है कि इस तरह से कि पेपर आएगा, एक अवसर है, एक मौका है समझने का, देखने का, अपनी प्लानिंग करने का। लेकिन यदि हम निराशावादी रहेंगे तो हम कहेंगे कि इसका फायदा क्या है जी देखने का, किसके कहाँ आएंगे जब मुझे कोई क्वेश्चन आता ही नहीं, मुझे फलाना चैप्टर नहीं बिगड़ा नहीं, ये कैसे तैयार होगा, कैसे कर पाएंगे। तो ये हुआ एक निराशावाद, यानी कि इस अवसर की बजाय हम उसमें एक विपदा देखें, परेशानी देखें। तो आपको पहली जो बात है कि आशावादी हर विपदा में अवसर देखता है, तो आपको आशावाद रखना है कि चाहे कोविड के कारण स्कूलिंग में इतनी नहीं हो पा रही है, इतना बढ़िया जो मार्गदर्शन नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे बेहतर से बेहतर करना है और आप कर पाएंगे। ऑनलाइन कर पाएँ या ऑफलाइन मौका मिला तो वो भी हम भी आप लोगों की कोशिश करेंगे कि आप लोगों का जो परिणाम है वो बेहतर से बेहतर हो। दिमाग में ये बात जरूर रखें कि आपका ये जो परिणाम आएंगे, जो ये मार्क्स आएंगे, आगे ताउम्र पूरी उम्र आपके साथ रहने हैं। इनका जो सर्टिफिकेट आएगा वो आपके रिकॉर्ड में ही रहना है और उसके लाभ हानि सदा आपके साथ चलने हैं। तो किसी भी तरह की ढिलाई आपको नहीं बरतनी है, मैक्सिमम एफर्ट आपने लगाने हैं। जो कुछ आपके पास अवेलेबल है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, व्हाट्सएप ग्रुप से अध्यापकों का मार्गदर्शन हो, वो चाहे आस पड़ोस में कोई आपके यदि इस चीज़ को आपको समझा सकता है, किसी भी विषय को, मैथ के अलावा दूसरे विषय को भी, उनकी हेल्प लें। लेकिन लगातार सक्रिय रखें, लगातार जो है वो क्या कि इसको अवसर माने, इसको विपदा ना माने, ये दिमाग में लेके चलें। तो आप देखेंगे कि परिणाम वास्तव में आपके लिए बड़े सराहनीय रहेंगे। और फिर जब आप अब थोड़ा 2-3 महीने यदि अच्छा मेहनत करते हैं तो पूरी उम्र फिर आपको ये मार्क्स आपके काम आएंगे। और उम्मीद है और ये शुभकामनाएं भी हैं कि आप लोग अपने एनुअल एग्ज़ाम में बेहतर करेंगे और निश्चित रूप से करेंगे। तो हैव ए नाइस डे।